प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल को बच्चों हिंदी में क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। क्या कहते हैं बच्चों? समकोण त्रिभुज। समकोण की त्रिभुज की पहली प्रॉपर्टी तो ये होती है बच्चों कि इसका जो एक कोण होगा, यानी एक एंगल जो होगा बच्चों, वो कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। जैसे कि इस डायग्राम में एंगल बी आपका बच्चों क्या है? 90 डिग्री है। दूसरी क्या प्रॉपर्टी होती है बच्चों? कि बचे हुए अन्य कोण, यानी बचे हुए जो कोण होंगे उनका जो योग होगा बच्चों, वो भी क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। यानी एंगल ए प्लस एंगल सी कितना होगा बच्चों? 90 डिग्री होगा। इस ट्रायंगल की जो सबसे लंबी वाली साइड है बच्चों, जो ये है, ये कहलाती है बच्चों हाइपोटेन्यूज। क्या कहलाती है? हाइपोटेन्यूज, या इसको बच्चों बोलते हैं हम लोग कर्ण। अगर हम लोग इस एंगल को थीटा मान लें, ठीक है, इस एंगल को थीटा मान लें, तो इसके सामने की जो बच्चों साइड हो वो होगी मेरी परपेंडिकुलर, या हिंदी में बच्चों बोलते हैं इसको लंब। और जो थीटा एंगल जो दो साइड मिलकर बना रही हैं, इसमें एक तो बच्चों होगी कर्ण और दूसरी होती है बच्चों बेस, यानी जिसको बच्चों हम लोग बोलते हैं आधार। लेकिन आपका हाइपोटेन्यूज तो फिक्स होता है, जो सबसे लंबी साइड होगी वही हाइपोटेन्यूज होगी, या जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होगी वो हाइपोटेन्यूज होगी, यानी आपके कर्ण होगी। लेकिन जो आपका परपेंडिकुलर और बेस है वो डिपेंड करता है बच्चों थीटा पे। अगर आप थीटा इस एंगल को मान रहे हो तो इसके सामने की जो भुजा होगी वो परपेंडिकुलर होगी, यानी लंब होगी। अगर थीटा आप इस एंगल को मान रहे हो बच्चों, तो इसके सामने की भुजा परपेंडिकुलर होगी और दूसरी भुजा जो ये एंगल बना रही है वो होगी बच्चों बेस होगी। तो ये बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि हाइपोटेन्यूज यानी आपका कर्ण तो फिक्स है, लेकिन परपेंडिकुलर और जो बेस है वो डिपेंड करेगा बच्चों एंगल थीटा पे। तो दो प्रॉपर्टी तो हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी बच्चों क्या है कि जो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये आपका पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करना चाहिए। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या है बच्चों? वो होती है कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस आपके लंब का वर्ग, यानी आपके हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है। अगर हम बात करें कि राइट ट्रायंगल का एरिया कितना होता है बच्चों, तो वो होता है 1/2 आधार गुणे लंब, या आप इसको बोल सकते हैं 1/2 इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस। तो इतनी बातें बच्चों आपको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पता होनी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों एक टॉपिक आता है आपका फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपलेट। ऑफ ट्रिपलेट, या हिंदी में इसका बहुत प्यारा नाम है त्रिक। क्या नाम है? त्रिक। बच्चों अभी हम लोगों ने एक थ्योरम के बारे में डिस्कशन किया, वो थी बच्चों पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या थी बच्चों?
शॉर्ट में लिख रहा हूं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर। बच्चों हम 3 नंबर का एक ऐसा सेट लें, 3 नंबर का एक ऐसा सेट लें जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, वही क्या होगा बच्चों, आपका ट्रिपलेट कहलाएगा। ऐसे कोई भी 3 नंबर आपको लेने हैं जो इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर दे, ठीक है, वो क्या होगा बच्चों, आपका त्रिक कहलाएगा। जैसे मैं पहला नंबर लेने चल रहा हूं आपका, वो है बच्चों 3, 4 और 5। अगर आप 3 और 4 और 5 को देखें तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। हाइपोटेन्यूज हम जानते हैं सबसे बड़ी साइड होती है। कौन सी साइड होती है, सबसे बड़ी, यानी सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, ठीक है। यानी ये 5 तो मेरा हाइपोटेन्यूज होगा, ये तो क्लियर हो गया। यानी 5 पचम 25 तो यहां आ गया। बची 2 साइड, परपेंडिकुलर और बेस। मैंने क्या बताया था कि परपेंडिकुलर बेस कभी भी फिक्स नहीं होता जब तक आपका थीटा डिसाइड ना हो। तो हम इसमें से किसी को भी परपेंडिकुलर मान सकते हैं, किसी को भी बेस मान सकते हैं। तो आपका 3 को अगर मैंने परपेंडिकुलर माना तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 4 का स्क्वायर 16 हो गया। देखिए बच्चों, क्या ये तीनों नंबर्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं? हाँ सर, कर रहे हैं। 25 और 16 9 25, यानी ये आपका क्या होगा बच्चों, ट्रिपलेट होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। इसी तरह मैं 3 नंबर और ले लेता हूं, 12, 13 और बच्चों मैं ले लेता हूं 5, ठीक है। 5, 12 और 13। अब आप ध्यान से देखिए, क्या ये तीनों नंबर आपके इस पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहे हैं? चेक करिए। 13 क्या है बच्चों, सबसे लॉन्गेस्ट साइड है। क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, यानी ये तो मेरा हाइपोटेन्यूज होगा, ये तो क्लियर हो गया। यानी 13 का स्क्वायर किया तो 169 मिल गया बच्चों। अब बचा 12 और 5। मैंने अभी आपको बताया कि जो परपेंडिकुलर और बेस होता है ये कभी भी फिक्स नहीं रहता, ये डिपेंड करेगा किस पे, एंगल थीटा पे। तो हम इन दोनों में से किसी को भी परपेंडिकुलर मान सकते हैं और किसी को भी हम लोग बेस मान सकते हैं। तो 12 का मैं स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा 144 और 5 का स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा 25, और इन दोनों का अगर आप सम करेंगे तो 169 ही मिलेगा। यानी ये भी आपके तीनों नंबर्स इस थ्योरम को फॉलो कर रहे हैं, यानी ये भी आपका क्या होगा बच्चों, ट्रिपलेट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट हैं। कभी कभी क्या होता है बच्चों की एग्जाम में आपके डायरेक्ट ट्रिपलेट पूछ लिया जाता है। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उन 4 ऑप्शन में से या तो ये पूछ लेगा कि कौन सा ट्रिपलेट नहीं है, या तो ये पूछ लेगा कि कौन सा ट्रिपलेट है। और मोस्टली आपका इन ट्रिपलेट का जो यूज है वो आगे क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा ट्रिपलेट्स याद करने की जरूरत नहीं है। मैं कई बच्चों को देखा कि वो पूरे एक पेज का ट्रिपलेट याद करके बैठे हैं। अब भाई आप ये ध्यान रखिए कि आपको इंग्लिश हो, हिंदी हो, या आपका सोशल साइंस हो, करंट अफेयर हो, इन सब को याद रखना आसान होता है, लेकिन आपको नंबर्स याद रखना बहुत कठिन होता है। नंबर्स, वो भी नंबर्स का सीक्वेंस, ये दोनों चीजें आपको याद करना बहुत कठिन है। इसलिए नंबर्स को उतने ही याद रखिए जितनी आपको जरूरत पड़ रही है। अब मैं ट्रिपलेट एक पेज पूरा याद करके बैठ जाऊं, ठीक है, एक पेज ट्रिपलेट याद कर बैठ जाऊं, मतलब मुझे 3 नंबर से याद रखने हैं और ऐसे ही मुझे 10 ट्रिपलेट और याद रखने हैं। अब सोचिए आपको एग्जाम तक दिमाग में उसको बैठाने के लिए कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आप खुद बताइएगा सोच करके। तो इसलिए या तो जो टीचर्स आपको सजेस्ट करते हैं या आपके जो स्टूडेंट्स हैं, इन लोगों में ये ध्यान रखिए कि जो लोग सजेस्ट करते हैं कि आपको बहुत सारे ट्रिपलेट्स याद रखने हैं, आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी, तो उनसे ये क्वेश्चन जरूर करिएगा कि मैं याद तो कर लूंगा,
लेकिन मैं याद कब तक रख पाऊंगा, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए मेरा सजेशन यही है कि नंबर्स आप उतने ही याद रखिए जितने आप याद रख सकते हैं, क्योंकि जरूरत इनकी पड़नी बहुत कम है, और आप याद करके और फिर उनको भूल जाएंगे, तो इससे अच्छा ये है कि आप उन्हीं को याद रखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है या आपके एग्जाम्स में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। बाकी जरूरत पड़ने पे हम कैलकुलेशन से निकाल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको बस इतने ही ट्रिपलेट याद रखने की जरूरत है। पहला है बच्चों 3 4 5। अब ये ध्यान रखिए कि 3 4 5 में अगर हम सब नंबर में 2 का मल्टीप्लाई कर दें, तो बच्चों एक नया ट्रिपलेट भी हमें मिल जाएगा, वो हो जाएगा आपका 6 8 और 10। इसी तरह इसी नंबर में बच्चों अगर हम लोग 3 का मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें मिल जाएगा 9 12 और 15। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा ट्रिपलेट है आपका 5 12 13। इसमें भी बच्चों अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करूं, तो मुझे मिलेगा 10 24 और 26। और अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई करूं, तो मुझे मिलेगा बच्चों 15 36 और 39। इसी तरह बच्चों एक ट्रिपलेट है मेरा 7 24 25, एक है 8 15 17 और एक है 9 40 41। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप बस इतने ही ट्रिपलेट याद रखिए। अगर आपको क्वेश्चंस में कहीं जरूरत पड़ेगी, तो आप उनको निकाल लीजिएगा। बहुत ज्यादा नंबर्स को रटने की कोशिश मत करिए, क्योंकि अगर आप रटने के बाद उनकी निरंतर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आपको नंबर्स एग्जाम में याद नहीं ही रहेंगे। आप चाहे जितने ज्यादा डिजिट याद रख लीजिए। चलिए, अगर बच्चों मान लीजिए ये मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये कोण बच्चों मेरा 90 डिग्री हो गया, ये ए, ये बी, ये सी। इस सी को मैंने थीटा मान लिया, तो सबसे लंबी साइड तो बच्चों मेरी हाइपोटेन्यूज हो गई, इसके सामने की परपेंडिकुलर हो गई, और नीचे वाली बच्चों बेस हो गई। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं, उनकी संख्या कुल 6 है। ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। पहला है बच्चों साइन थीटा। क्या है बच्चों? साइन थीटा। और साइन थीटा होता है बच्चों लंब बटे कर्ण। क्या होता है बच्चों? लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। दूसरा होता है बच्चों आपका कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है बच्चों आधार बटे कर्ण। आधार क्या होगा बच्चों? बेस। और कर्ण क्या होगा? हाइपोटेन्यूज। और तीसरा होता है बच्चों टेन थीटा। टेन थीटा को बच्चों बोलते हैं लंब बटे आधार, यानी ये होगा बच्चों परपेंडिकुलर ऑन बेस। यानी 3 पॉइंट्स आपको ये याद रखने हैं। अब इन्हीं 3 से 3 और जनरेट होते हैं। वो होता है बच्चों, पहला होता है आपका कॉसेक। जो कॉसेक थीटा होता है बच्चों, वो कॉसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा। क्या होता है बच्चों? 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा। जो आपका बच्चों एक सेक थीटा होता है, वो होता है बच्चों 1 अपॉन कॉस थीटा। और आपका तीसरा होता है बच्चों कॉट थीटा, वो होता है 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, यानी अगर आप कॉसेक थीटा को निकालेंगे, तो वो हो जाएगा इसका उल्टा, एच बाई पी। सेक थीटा निकालेंगे तो एच बाई बी, और कॉट थीटा निकालेंगे बच्चों तो बी बाई पी हो जाएगा। इसके बाद दो चीजें और हैं जो आपको ध्यान रखनी है, कि जो टैन थीटा होता है बच्चों, वो होता है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब क्योंकि जो कॉट थीटा होता है बच्चों, वो मैंने क्या बताया, 1 अपॉन टेन थीटा होता है, यानी इसी का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये 2 पॉइंट्स आपको बच्चों और याद रखने हैं।
कई क्वेश्चंस आपके अभी एग्जाम्स में पूछे हुए मैं आपको दिखाऊंगा, जिसमें डायरेक्ट आपको इन्हीं का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये 6 रेशियोज हैं जिनको आपको याद रखना है। चलिए, एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं कि अगर मान लीजिए cos थीटा की वैल्यू 4/5 है, तो मैं आपसे पूछूं बच्चों कि sec थीटा और cosec थीटा का सम क्या होगा बच्चों। sec थीटा और cosec थीटा का सम बच्चों क्या होगा। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर cos थीटा 4/5 है, यानी 4 मेरा क्या हो गया बच्चों, 4 हो गया मेरा बेस यानी आधार, और बच्चों 5 मेरा क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण। तो तीसरी साइड क्या बची बच्चों, बेस बची। अब आपको बेस निकालना है। तो अगर मैं ट्रिपलेट की बात करूं तो आपका बच्चों बेस, सॉरी बेस तो दिया हुआ है, आपका क्या बचा बच्चों, परपेंडिकुलर बचा। यानी लंब। तो लंब क्या होगा बच्चों, अगर आप ट्रिपलेट याद करिए तो अभी हम लोगों ने 3 नंबर्स पढ़े थे, 3, 4 और 5। ये क्या था बच्चों, ट्रिपलेट था, जिसमें 5 मेरा बच्चों क्या था, कर्ण था। और मैंने बोला था कि बचे हुए 2 नंबर ये आपके या तो इनमें से कोई एक क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और एक क्या होगा, बेस होगा। लेकिन ये डिसाइड कौन करेगा, आपका थीटा डिसाइड करेगा। तो यहां पर एक ऑलरेडी दिया हुआ है आधार, वो है आपका 4। तो लंब क्या हो जाएगा बच्चों, 3। तो आपको कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है। कॉसेक थीटा क्या होगा बच्चों, 1/sin थीटा। 1/sin थीटा हम लोगों ने पढ़ा था p/h, यानी साइन 1/sin थीटा हो जाएगा h/p, यानी आपका हो जाएगा 5/3। अब आता है सेक थीटा बच्चों। अगर सेक थीटा की बात करें तो ये 1/cos थीटा होता है, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी बच्चों 5/4। अब दोनों वैल्यूज आपको उठा करके यहां पर रख देनी है। तो सेक थीटा बच्चों आपको रखना है क्या, 5/4, और कॉसेक थीटा बच्चों आपको रखना है 5/3। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम मुझे 12 मिलेगा, 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 15 मिलेगा, और 4 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 20 मिलेगा। दोनों का योग करेंगे तो हो जाएगा 35, 35/12। वही क्या होगी बच्चों, इस इक्वेशन की क्या होगी, वैल्यू होगी। तो आपके क्वेश्चंस कुछ ऐसे ही एग्जाम में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बच्चों पहला क्वेश्चन है, ये आपका क्या दिया हुआ है कि साइन थीटा अगर 2/3 है, साइन थीटा अगर 2/3 है तो आपको सेक थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू बतानी है। बच्चों साइन थीटा क्या दिया हुआ है आपका, 2/3, यानी 2 आपका हो गया बच्चों परपेंडिकुलर, और 3 हो गया हाइपोटेन्यूज। क्या कोई ट्रिपलेट हम लोगों ने ऐसा पढ़ा था जिसमें 2 और 3 आते हों, नहीं सर, ऐसा कोई ट्रिपलेट नहीं पढ़ा था। तो अब हम लोग तीसरी वैल्यू निकालेंगे, यानी मुझे क्या निकालना है, बेस निकालना है। तो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है बच्चों, 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे, परपेंडिकुलर 4 हो जाएगा, और फिर क्या बचेगा बच्चों, बी का स्क्वायर। 9 में से 4 माइनस करेंगे तो बी के स्क्वायर की वैल्यू आएगी बच्चों 5, और बी आ जाएगा बच्चों √5। ठीक है, अब मुझे बेस पता चल गया, यानी मुझे तीनों साइड्स पता चल गई। अब आते हैं बच्चों सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है बच्चों, 1/cos थीटा, यानी ये होता है बच्चों आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज आपका क्या है बच्चों, 3, और बेस क्या है बच्चों, √5।
और दूसरी वैल्यू क्या निकालनी है, कॉट थीटा। कॉट थीटा बच्चों क्या होता था, 1/tan थीटा, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बेस क्या निकल के आया यहाँ पे, बेस निकल के आया बच्चों √5, और परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर है मेरा 2, यानी आपके सेक थीटा की वैल्यू हो गई 3/√5 और कॉट थीटा की वैल्यू हो जाएगी बच्चों √5/2। चेक करिए कौन सा ऑप्शन आपका बच्चों सही है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बच्चों क्या है, करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर साइन एक्स की वैल्यू, ये आपका एनटीपीसी 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, साइन एक्स की वैल्यू 3/4 है, कॉस एक्स की वैल्यू 5/4 है, तो 1 + tan थीटा अपॉन 1 - कॉट थीटा की वैल्यू बतानी है। ठीक है, आइए क्या दिया हुआ है, 1 + tan x अपॉन 1 - कॉट एक्स। यहां से सिंपल तरीका, आपका सबसे आसान तरीका यह है कि आप tan x की वैल्यू निकाल लीजिए। tan x क्या होता है बच्चों, sin x अपॉन cos x, यही तो होता है, यानी 3/4/5/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया बच्चों, मिला क्या मुझे 3/5। अगर हम cot थीटा की बात करें, यानी cot x की बात करें, तो ये होता है बच्चों 1/tan x, यानी ये 5/3 हो जाएगा। अब दोनों वैल्यूज आप उठा करके वहां रख दीजिए, 1 + 3/5 अपॉन 1 - 5/3। एलसीएम लेंगे तो 5 × 5, 5 × 3 8, ये हो जाएगा बच्चों 8/5। 3 × 3, 3 में से आपका 2 गया तो -3 में से आपका 5 गया तो -2 बचा, 2/3। अब ध्यान से देखिए तो 3 का मल्टीप्लाई 8 से किया तो 24 मिला, और 2 का मल्टीप्लाई 5 से किया तो -10 मिला। ये और सिंप्लीफाई हो सकता है, हाँ भाई 2 से डिवाइड हो सकता है, यानी 2 से ऊपर डिवाइड किया तो -12, और 10 को डिवाइड किया तो 2 बार माइनस कैसे लग गया, और 10 को डिवाइड किया तो मिला मुझे 5, यानी इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी -12/5। तो ऐसे ही इजी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ज्यादातर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बच्चों, दिया है cos x - 3 sin x की वैल्यू √3 है, तो tan x बताना है। क्या बताना है बच्चों, tan x बताना है। दिया है cos x - 3 sin x इज इक्वल टू √3 sin x। अगर बच्चों इस इक्वेशन में हम लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड cos x से डिवाइड कर दें, तो क्या मुझे tan x मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ cos x से डिवाइड किया, यहां डिवाइड किया तो मुझे मिला 1, यहां डिवाइड किया तो मुझे मिला 3 tan x, और यहां डिवाइड किया तो मिला √3 tan x। ठीक है, अब tan x वाले टर्म को इधर ले आइए, तो 1 इज इक्वल टू √3 tan x प्लस 3 tan x। इन दोनों में से आप tan x को कॉमन ले लीजिए, तो यहां से आपके tan x की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, 1/√3 + 3। क्या ये आंसर है, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉन्जुगेट जब भी हम लोग बनाते हैं तो ये याद रखिए कि छोटे नंबर या रूट वाले को हमेशा निगेटिव लेते हैं। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर मुझे मिलेगा बच्चों 3 - √3, नीचे a + b, a - b क्या हो जाएंगे, a² - b²,
यानी 3 का स्क्वायर 9 और रूट 3 का स्क्वायर 3, यानी ये हो जाएगा 3 माइनस रूट 3 अपॉन 9 में 3 गया बच्चों, बचेगा 6। यानी ऑप्शन ए आपका बच्चों क्या होगा, राइट होगा। अभी आप स्पीड के चक्कर में बिल्कुल मत भागिए, अभी आप केवल और केवल कॉन्सेप्ट को समझिए और क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जा रहा है ये बहुत ध्यान से देखिए। ना अभी आप ट्रिक के पीछे भागिए ना स्पीड के पीछे भागिए, वो लास्ट में आपकी दोनों चीजें मैं इंप्रूव करा करके ही छोड़ूंगा, उसके पहले ये चैप्टर का एंड नहीं होने वाला है। चलिए चलिए इस क्वेश्चन के पहले हम लोग कुछ आइडेंटिटीज के बारे में जान लेते हैं। बच्चों कुछ आइडेंटिटीज हैं, जैसे पहली आइडेंटिटी आपकी है, ये अगर ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों ने हाई स्कूल में अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको ये आइडेंटिटी याद होगी। पहली आइडेंटिटी होती है बच्चों साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी क्या है बच्चों, दूसरी है आपकी सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। देखिए इस आइडेंटिटी को एक तरीके से हम लोग और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, सेक एक्स माइनस tan एक्स इंटू सेक एक्स प्लस tan, ये लिख सकते हैं बच्चों। अब ये कैसे आया आपको पता होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो a माइनस पहले ब्रैकेट में a प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में। अब मुझे बहुत ध्यान से बताइएगा कि अगर सेक एक्स माइनस tan एक्स जो होगा बच्चों वो किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन सेक एक्स प्लस tan एक्स, माने दोनों की जो वैल्यूज होंगी ना वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होगी, यानी व्युत्क्रम होगी, यानी जो वैल्यू इसकी होगी अगर इसकी वैल्यू आपको पता है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी उल्टी होगी। यानी अगर आपके इसकी वैल्यू कहीं 3 दी होगी तो इसकी वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी 1/3। इसका मतलब यही निकल के आता है। लास्ट आपकी तीसरी आइडेंटिटी है बच्चों, वो है आपकी कॉसेक स्क्वायर, स्क्वायर ही मैंने पहले लगा दिया, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। यहां से भी एक फॉर्मेट और आता है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अगर फॉर्मूला लगाएं तो कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स इज इक्वल टू 1। उसके बाद एक और आया आपका, इससे क्या निकलेगा कि कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट भी आपको याद रखने हैं। यहां से भी वही चीज सामने आती है कि अगर मेरे पास कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स की वैल्यू दी हुई है तो वो वैल्यू जो है उस वैल्यू से हम लोग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब एक वैल्यू दी है तो दूसरी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी आपका रेलवे ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, या इसको कभी कभी लिख के आता है कि सिंप्लीफाई दिस। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको करना है कि ऊपर नीचे आपको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देना है। तो डिनोमिनेटर है आपका 1 प्लस कॉस एक्स, यानी हर आपका 1 प्लस कॉस एक्स है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 1 माइनस कॉस एक्स। इसी से आपको ऊपर नीचे क्या कर देना है बच्चों, मल्टीप्लाई कर देना है। जब हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों,
1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे क्या मिलेगा बच्चों, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब आप मुझे एक बात बताइए, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। अगर यहाँ से ध्यान से देखिए तो जो कॉस स्क्वायर एक्स यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इस कॉस स्क्वायर एक्स को इधर भेजिए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स। यदि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स जो होगा बच्चों साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल होगा, यानी ये हो जाएगा बच्चों 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे मुझे मिलेगा साइन स्क्वायर एक्स। दोनों वर्ग हैं तो बाहर आएंगे, क्या हो जाएगा ये 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। अब इसको जब ब्रेक करेंगे तो मुझे मिलेगा 1 अपॉन साइन एक्स। 1 अपॉन साइन एक्स मैंने क्या बताया था, वो होगा बच्चों आपका कॉस एक्स। क्या होगा, कॉस एक्स। और कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स देगा, वो क्या होता है बच्चों, अभी बात हुई, वो होता है कॉट एक्स। यानी यहां से मुझे मिलेगा बच्चों कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। यानी आपका बच्चों ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट होगा। चलिए आगे बढ़े। ये भी आपका रेलवे ग्रुप डी का ही क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। इस क्वेश्चन में बच्चों ध्यान से देखिएगा कि साइन एक्स का होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। अब इसके डिनोमिनेटर में आपको वही करना है कि जो डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे बच्चों क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। बहुत सिंपल चीज है। तो साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं इंटू 1 प्लस कॉस एक्स हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ए माइनस बी और ए प्लस बी। इसको आप ऐसे ही लिखा रहने दीजिए और इसको आप भी ऐसे लिख दीजिए। नीचे वाला क्या हो जाएगा बच्चों, अभी अभी बात हुई थी कि ये साइन स्क्वायर एक्स होता है, साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, क्या बचा बच्चों 1 प्लस कॉस एक्स। यानी इसका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम लोग आगे कल के दिन और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और कई और जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन पर भी डिस्कशन करेंगे। फॉर्मूले के लिए बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए कि फॉर्मूले को आपको रटना नहीं है, बहुत ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। आपको सारे फॉर्मूले अपने आप याद होंगे और लॉन्ग टर्म के लिए याद होंगे। आप एग्जाम में फॉर्मूले को भूलेंगे नहीं। कल हम लोग इसके आगे के टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। चलिए।